चलनतली गांव का कच्चा रास्ता आज कीचड़ से लथपथ हो गया है। सुबह से ही भारी बारिश हुई थी। बारिश थमते ही थी तभी गांव के वाहन और गाड़ियां चलनी शुरू हो गई। टक टक करती आवाज के साथ बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कोई साइकिल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर। इस रास्ते पर करीब 7 किलोमीटर आगे बढ़ने पर चुरुलिया गांव मिलेगा और आज उसी गांव से कुछ लोग लड़की देखने आए थे। लड़के वालों को लड़की पसंद आई है। रूप, गुण और पढ़ाई हर दृष्टिकोण से लड़की निपुण है। लड़की और लड़का दोनों रिश्ते के लिए रजामंद हैं। अब लड़के के पक्ष वाले लोग 2 वैन में सवार होकर चुरुलिया गांव लौट रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक भयंकर और दिल दहला देने वाली कहानी। दो वैनों में कुल 5 लोग थे। एक वैन में चुरुलिया गांव के एक जाने माने व्यक्ति हारन खोड़ो, लड़के के पिता हरिपद और लड़के के मामा केस्टो। दूसरी वैन में बैठे हैं लड़के के बेहद करीबी दोस्त विमल और उसके बगल में बैठा है लड़का खुद, यानी जिसके लिए दुल्हन देखी गई थी। नाम है सुभाष। देखने सुनने में ठीक ठाक है। सरकारी रेलवे नौकरी करता है, जिनका पगार लगभग 18 से 20 हजार रुपए है। क्योंकि बात पक्की हो गई है इसलिए सभी खुशी खुशी घर लौट रहे हैं। अरे खोड़ो, बेटे की बहुरिया तुम्हें कैसी लगी बताओ। क्यों रे, अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो क्या तुम अपनी बहुरिया दे दोगे हमें? हैं? तो फिर दे दो, मुझे एक सुंदर पत्नी मिल जाएगी। खूड़ों की बात सुनकर सब हंसने लगे। ऐसी हंसी ठिठोली के बीच वे सब घर लौट रहे थे, लेकिन ये हंसी चेहरे पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि आसमान गरजता हुआ बरस पड़ा। अरे कांड हो गया ना, फिर से बारिश शुरू हो गई। आज लगता है कि हम घर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। अरे चुप रहो, ऐसी कुलक्षण वाली बातें अपने मुंह से भूलकर भी मत निकालना। डांटना छोड़ो और बताओ अभी रास्ता क्या है? मैं तो देख रहा हूँ कि आगे एक होटल है, वहां पर गाड़ी रोक दो। इस तरह तो घर वापस नहीं जा सकते। बारिश थमेगी तो घर वापस जाएंगे। ऐसा लगता है ये अच्छा रहेगा। वैन वाला गाड़ी होटल के सामने लगाकर रोक देता है। सामने वाले चालक को देखकर पीछे वाला चालक भी अपनी गाड़ी पीछे खड़ी कर देता है। यह एक पुराना होटल था, जिसकी टिन की छत पर बड़े अक्षरों में लिखा था हरिदा का चावल का होटल। इस बीच जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें टीन की छत पर टप टप गिर रही हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि होटल के एक कोने में एक महिला बैठी हुई है। चेहरे पर काला मास्क और पहन रखा है काला सलवार और कमीज, और वो लड़की अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उनकी तरफ देख रही थी। डरना मत बिटिया, हम चुरुलिया गांव वापस जा रहे थे। रास्ते में बारिश में फंस गए, इसलिए थोड़ी देर रुकने के लिए आए हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम यहाँ कुछ समय बिता सकते हैं? नमस्ते, आप सब अंदर आकर बैठ सकते हैं। देख रही हूँ कि आप सब पूरी तरह से भीग गए हैं। क्या मैं आपके लिए एक तौलिया और कुछ खाना लेकर आऊँ? नहीं बिटिया, हम कुछ नहीं खाएंगे। तुम तो बस हमारे लिए तौलिया ले आओ। जी, कृपया थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं अभी तौलिया लेकर आती हूँ। समय लगभग शाम के 7:30 हुए थे। शाम होते ही इस सड़क पर ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते। कुछ लोग होटल के अंदर बैठे हैं, वहीं सुभाष और विमल बाहर खड़े होकर बारिश देख रहे हैं। कुछ देर बाद बारिश काफी हद तक थम गई। तब सुभाष ने कहा, दोस्त,
दुकान के पीछे एक जंगल दिख रहा है, चलो वहां जाकर दो दो सिगरेट फूकाते हैं। हाँ यार, काफी देर हो गई है कुछ खाए हुए, चल चल अभी चलते हैं। अब सुभाष ने गर्दन घुमाते हुए कहा, बाबा तुम लोग थोड़ी देर बैठो, हम पीछे जंगल से थोड़ी भूख मिटाकर आते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, रात के समय में जंगल में सांप मकोड़े होते हैं, हाथ से टर्च जला लेना। तुम इतना मत सोचो बाबा, अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, चलो हम जा रहे हैं। वे धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर बढ़ने लगे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आकाश में तेज बिजली चमक रही थी। आसपास कोई पक्षी भी नहीं था। दूर कहीं से लोमड़ी की आवाज आ रही थी, लेकिन उन्हें एक बार भी डर नहीं लगा। लड़की तो काफी सुंदर थी, क्या कहते हो? हाँ हाँ, सुंदर थी इसलिए तो शादी के लिए राजी हुआ हूं ना। अरे नहीं, मैं तेरी पत्नी की बात नहीं कर रहा। तो फिर तो किसकी बात कर रहा है? अरे होटल में जो लड़की देखी थी ना, उसकी आंखें कितनी सुंदर थी और कैसे मीठी मीठी बातें करती हैं। अरे यार, दोस्त की लड़की देखकर अपनी के लिए जोड़ तोड़ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बोलो तो प्रस्ताव भी दे ही देते हैं। तेरी शादी है, दोनों एक ही गांव में शादी करेंगे, छुट्टी मिले तो एक साथ ससुराल भी चलेंगे, क्या कहते हो? तो पहले सिगरेट का पैकेट दे। चलते चलते हम काफी दूर आ गए। अरे यार, सिगरेट का पैकेट दे। सुभाष ने गर्दन घुमाकर देखा, उसका दोस्त उसके पास नहीं था। सुभाष ठिठक गया। बिमल, अरे ओ बिमल, मजाक मत कर, सब होटल में बैठे हैं, सिगरेट पीना है, जल्दी जल्दी चलना होगा, बाहर निकलो, कह रहा हूं ना बिमल, बाहर निकल। सुभाष की बात पर बिमल ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद सुभाष ने कई बार बुलाया, लेकिन बिमल की कोई आवाज नहीं आई। सुभाष को थोड़ा डर लगने लगा। वह इधर उधर भागकर बिमल को खोजने लगा, लेकिन बिमल कहीं नहीं मिला। यहीं तो था, लेकिन कहां चला गया? शायद मुझे डराने के लिए होटल चला गया होगा। रुक, आज मैं तुझे मजा चखाता हूं। अब सुभाष फिर से होटल की ओर लौटने लगा। उसके मन में कुछ अजीब सा डर समा गया था। कुछ समय पहले दोनों साथ में थे, इसलिए उस समय डर ज्यादा नहीं लग रहा था। अब वह अकेला है, इसलिए डर का स्तर भी दोगुना हो गया है। सुभाष जंगल के रास्ते होटल लौट रहा था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। उसने ध्यान से देखा, वहां कोई अजीब ढंग से पड़ा हुआ था। इतनी रात को वहां कौन पड़ा हुआ है? और वो भी कपड़े तो बिमल के जैसे लग रहे हैं। सुभाष तुरंत जाकर बरगद के पेड़ के नीचे देखता है। वहां बिमल पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें शरीर से बाहर निकल आई हैं। जीभ आगे की ओर निकली हुई है और गाल पर एक गहरा काटने का निशान है। उसके हाथ पांव जैसे मोड़ दिए गए हों। ये दृश्य देखकर सुभाष खुद को संभाल नहीं सका। डर से उसके हाथ पांव कांपने लगे। कुछ भी सोचे बिना वो वहां से दौड़ता हुआ भागने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो दौड़ रहा है, लेकिन किसी तरह से होटल पहुंच नहीं पा रहा। बातचीत करते करते वह अनजाने में बहुत दूर निकल आया था। एक समय सुभाष होटल के सामने जाकर गिर पड़ता है। उसे इस हालात में बाकी सभी लोग देखकर उसके पास दौड़ते हुए आते हैं। सुभाष, ओ सुभाष, तुझे क्या हुआ? तू इतनी तेजी से हाँफ क्यों रहा है? और बिमल कहाँ है? बाबा, बाबा,
बिमल की लाश पड़ी उस जंगल में। लाश लाश कहां से आएगा भला? तुम लोग क्यों नहीं जाते उस जंगल में, जाकर देखा? चलो चलो चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है। सब लोग मेरे साथ आओ। और सुभाष, उसे क्या यहीं छोड़ देंगे? आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैं उनके पास हूँ। मैं उनके सिर पे पानी मार के उनको शांत करती हूँ। आप लोग जाकर देख आइए। हाँ, चलो चलो, सब चलेंगे। सभी लोग लाठी डंडा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। सभी के मन में एक अजीब सा डर था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या बिमल सच में मर गया है या सुभाष डर के मारे ऐसा कह रहा है? किसी के भी होंठों पर कोई बात नहीं थी। सब एक साथ बोले, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी बीच चारों ओर से लोमड़ियां हू हू करके आवाज निकाल रही थी। फिर से बारिश शुरू हो गई। डर जैसे दोगुना हो गया और सभी के मन में और गहराने लगा। चलते चलते उनकी टॉर्च की रोशनी बिमल के लाश पर पड़ गई। इस बारिश के बीच सभी के पसीने बहने लगे। सभी के हाथ पांव अनजाने में कांपने लगे। किसी के भी होंठों पर कोई बात नहीं थी। सबकी निगाहें उस चमकती हुई बिमल के लाश पर टिक गई। तभी एक अजीब सा शोर उनके कानों में गूंजने लगा। धीरे धीरे कोई चीज उस पर्वत से नीचे उतर रही है। ये ना तो इंसान है ना कोई जानवर। एक अजीब प्रकार का चेहरा सिर नीचे करके पैर मोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा है। जीभ आगे निकली हुई है। एक अजीब सा चेहरा है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम लोग आ ही गए हो। तुम लोग का ही तो इंतजार कर रहा था। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि अपनी जान लेकर वापस जाओ? अरे ओ कूड़ो, देख क्या रहे हो? जल्दी भागो यहाँ से। ये इंसान नहीं बल्कि एक भयानक आत्मा है। बोल कर भी भागने की कोशिश मत करना। मेरी पकड़ से तुम बच नहीं पाओगे। आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगा, तो सुनो। मैं इस गांव का एक दूध बेचने वाला हर दिन घर से दूर दूध इकट्ठा करके उसे जगह जगह ले जाकर शहर में बेचता था। हमारे इस गांव में एक ही होटल है जिसका नाम है हरि का होटल। हरि के मरने के बाद बहुत कष्ट और अभिमान लिए हुए ये होटल उसकी बेटी माया चला रही है। उसकी रूप, रंग और गुणों की वजह से लोग उसे मायावती नाम से पुकारते थे। घर में उसका एकमात्र छोटा भाई था और मायावती एक ही सपना लिए अपने छोटे भाई को बड़ा करके एक सभ्य इंसान बनाएगी, उच्च शिक्षा दिलाएगी। मायावती की निर्दोष आवाज सुनकर दिल भर जाता था। रामू भैया, तुम रोज शाम 6 बजे तक घर वापस आ जाते हो। आज इतनी देर से आए हो, क्यों? क्या बोलूं बहन, शहर से आया हूँ। कटुम्बड़ी होटल में मालकिन नंदनी से मुझे घुमा रहे हैं। दूध का पैसा नहीं मिल रहा। 3 होटल पर गया, उनकी उम्मीद में बैठा रहा, इसलिए देर हो गई। बिल्कुल चिंता मत करो रामू भैया, वो भी शायद किसी मुसीबत में है। सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। ऊपर भगवान है, सब कुछ देख रहे हैं। भगवान जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। लगता है पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं आपने। बैठो रामू भैया, तुम्हें थोड़ा चावल खिलाती हूँ, खा लो। नहीं बहन, जरूर तेरी भाभी घर पर मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। जल्दी वापस जाना होगा बहन। किसी और दिन होटल में तेरे आकर पेट भरूंगा। दादाजी से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा है। पैसे देने की जरूरत नहीं भैया,
मेरे छोटे भाई के लिए थोड़ी दुआ कर देना। भगवान उसका भला करे। ठीक है बहन, भगवान चाहे तो फिर मिलेंगे। ऐसे 2 दिन गुजर गए। समय तब लगभग शाम 6 बजे था। उस दिन भी शहर से लौटने में मुझे देर हो गई। मायावती के होटल आया तो देखा कि मायावती का होटल बंद था। शाम तक मायावती होटल बंद करके चली गई, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ सोचे बिना फिर घर लौटने का रास्ता लिया। रास्ते में दूर से देखा तो 2 लड़के एक लड़की को खींचते हुए जंगल की ओर ले जा रहे थे। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। पास जाकर देखा तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माया थी। उसके गले में गमछा फंसाया हुआ था। माया के पास बैठकर मैंने बहुत आवाज लगाई, लेकिन उसने मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। उसके नाक पर हाथ रख के देखा, उसकी सांस नहीं चल रही थी। तब तक लड़की हम सबको छोड़कर चली गई थी। उस पल मैं अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाया। माया, उठो बहन, हम सबको छोड़कर तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम्हारा छोटा भाई तो यतीम हो जाएगा। इस दुनिया में उसके लिए तुम ही सब कुछ हो। उठो बहन। माया हिल नहीं रही, चुपचाप दोनों आंखें बंद करते हुए लेटी है। बहुत पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। 2 शैतान लड़कों ने माया के साथ जोर जबरदस्ती की और उसका गला दबाकर मार डाला। मैंने मन ही मन ठाना था कि उन्हें सख्त सजा दूंगा, लेकिन वो मुझे एक धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं। फिर वहां पड़े ईंट से मेरे सर पर वार करते हैं। मेरे शरीर से मेरी आत्मा बहुत पहले ही निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी दोनों शैतान मेरे सिर पर वार करते रहे। खून नदी के प्रवाह की तरह जमीन पर बहने लगा। उन शैतानों में से एक उस पेड़ के नीचे जो पड़ा था, मैंने उसे बेदर्दी से मार डाला, और एक उस होटल में है। होटल की लड़की कोई और नहीं, हमारी मायावती है। जाकर देखो, तुम्हारे बेटे का लाश पेड़ पर लटक रही है। मायावती उसे छोड़ेगी नहीं, बेदर्दी से मार देगी। वे एक पल भी देरी करते बिना उस होटल की तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि वहां कोई होटल नहीं था। वहां एक खाली जगह पड़ी थी। उसके ऊपर एक विशाल पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की डाल पर सुभाष की लाश लटकी हुई थी, और दूर से मायावती एक नजर उनकी ओर देख रही थी। एक समय मायावती ने एक निर्दयी हंसी दी। आज मेरा बदला पूरा हो गया। अब मैं आजाद हूँ, मुझे मुक्ति मिल गई। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे बेटिया। पाप का फल ऐसी धरती पर मिलता है। तो आइए हम पाप से दूर रहें, सत्य के मार्ग पर चले, न्याय के रास्ते पर चलते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आऊंगा।